Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic that is related to jurisprudence. In the last previous class, we have already discussed about the introduction of historical jurisprudence. और उस टाइम मैंने जो आपको एक्सपोनेंट्स भी बताए थे कि कौन से एक्सपोनेंट जो हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड हैं या हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा आगे वो लेकर आए हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है वॉन सेविग्नी। दूसरे नंबर पे मैंने आपको डिस्कस किया था सर हेनरी मेन आ जाते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर एक जो मॉन्टेस्क्यू है वो भी आ जाते हैं। तो कुछ एक जूरिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम उनका सभी को डिस्कस करेंगे। इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वॉन सेविग्नी। वॉन सेविग्नी जो है सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे। जितना भी लेक्चर मेरे से बन पाएगा मैं उतना लेक्चर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे गले का इशू अभी तक भी चल रहा है। आपको मेरी आवाज़ से महसूस हो रहा होगा कि मेरे गले का इशू कितना बड़ा हुआ है। हालांकि इस टाइम भी मैंने टैबलेट्स ले रखी हैं, मेडिसिन ले रखी हैं और तकरीबन रात के 12 बज चुके हैं। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे बेटे के भी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मुझे दिन में उसकी तैयारी करवानी होती है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग मुझे ये रहता है कि मैं फटाफट लेक्चर तैयार करके अपलोड करूं। इसलिए रात में बैठ के मैं लेक्चर जो है तैयार कर रही हूं। आई होप आप अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप अप्रिशिएट नहीं भी करते तो ये मेरी ड्यूटी बन जाती है कि जब मैंने कोई जिम्मेवारी ली है किसी एग्ज़ाम को क्लियर करवाने के लिए, उसके नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए, उसकी आपको क्लास देने के लिए, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके लिए टाइम टू टाइम जो है लेक्चर अपलोड कर सकूं। और आज जो है हम जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप जो लास्ट जो लेक्चर था हमारा वो भी आप एक बार जो है प्लीज़ थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। उसके बाद क्या होगा कि हमारा आज का जो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से निकल जाएगा और हम काफ़ी अच्छे से इसकी तैयारी कर पाएंगे। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवाइज करेंगे तो हमारा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि जब ये पिछला थोड़ा सा हल्का सा मैं इंट्रो दूंगी, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको जो है पिछला रिवीजन भी हो जाएगा। तो उसके बाद आपको भी रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट कम रह जाती है। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का राइज कैसे हुआ, कैसे इसका उदय हुआ, कि किस वजह से हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को एग्जिस्टेंस में आना पड़ा। सबसे पहला रिएक्शन तो ये था कि जो नेचुरल लॉ थ्योरीज थी, नेचुरल लॉ हम जो है अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कर रहे हैं। ये भी नेचुरल लॉ जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके बाद ही निकल के आया था वैसे, तो ये भी एक रीज़न था इसका। सेकंड ये रीज़न था कि ये किस लिए एग्जिस्टेंस में आया कि उस टाइम में फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस में एक क्रांति आई थी, फ्रांस की क्रांति। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, 10th तक आपने जब SST पढ़ा होगा तो उसमें इसका वर्णन था। और तीसरा जो है कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से क्या है कि जो हालात ऐसे हो गए थे कि उसके अंदर लीगल सिस्टम के अंदर कुछ इंटरफेरेंस करना ज़रूरी हो गया था। थर्डली तीसरा ये कि जो फ्रेंच कन्क्वेस्ट है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो जीते थे, और उसके बाद जो एक नेशनलिज्म जो है, राष्ट्रीयता जो है पूरे यूरोप में आ गई थी, यानी कि सभी लोगों में एकता का भाव आ गया था। फ्रेंच जो है उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ये एक आइडिया अडॉप्ट किया कि हमारा जो लॉ है वो भी कोडिफाइड होना चाहिए। कोडिफाइड का मतलब है कि लिखित रूप से हो। ऐसा नहीं कि जैसे कोई नया राजनीति में आता है, नया पद लेता है अपना, तो अपने हिसाब से रूल बनाकर जो शासन है उसको रन करता है। उसी चीज़ से बचने के लिए कोडिफाइड लॉ की डिमांड होने लगी और कोडिफाइड लॉ को लाया गया। जो बेसिक सोर्स था हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का, वो बेस्ड करता था कि जो हैबिट्स थे, हैबिट्स मतलब जो कस्टम चले आ रहे थे काफ़ी सालों से, यानी कि जो हिस्ट्री थी हमारी, उसी हिस्ट्री के बेस पर जो ज्यूरिस्प्रूडेंस को इन्वॉल्वमेंट में रखा गया, उसको महत्व दिया गया। इसीलिए इसे कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, दैट इज हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। The term historical jurisprudence is usually associated with the particular movement in legal thought of Savigny। कह रहा है कि जब पूरी तरह से एक मूवमेंट हो गया था उस टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन की तहत, उसके बाद जो है सेविग्नी जो थे वो फर्स्ट ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इसको प्रिवेलेंट में लाए, इसको सामने लेकर आए। और उसके बाद मेन जो है इनके सपोर्टर थे, सर हेनरी मेन जो थे। यूबी सोसाइटस इविजस, ये एक लीगल मैगजीन है जिसका मतलब है कि वेयर देयर इज ए सोसाइटी देयर इज लॉ। तो हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इसी बात को माना था कि जैसी हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में जैसा सिस्टम चल रहा है उसी सिस्टम के बेस पे
लॉ बनाया जाना चाहिए, और जो लॉ और सोसाइटी है वो इंडिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉ और सोसाइटी जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, एक दूसरे से अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इंडिविजिबल होना चाहिए कि सोसाइटी लॉ के लिए और लॉ है वो सोसाइटी के लिए है। ये मैक्सिमम इम्पोर्टेंट आप माइंड में रखना। द हिस्टोरिकल स्कूल वाले जो थे ये बिलीव करते थे कि जो चेंजिंग हो रही है समाज के अंदर, जो सोसाइटी में चेंज हो रही है, वो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का मेन सोर्स माना जाता था। कि पुराने टाइम में जो कस्टम थे, जो रीति रिवाज थे, उन्हीं रीति रिवाज के बेस पर जो मॉडर्न जो चेंज है वो आ रहा है, तो उसके अंदर बदलाव होना चाहिए। तो हालांकि डायस ने तो ये बात कही भी है कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से ही निकल के आया है। ये बात भी कही गई है, और साथ में जो है इस बात के अगेंस्ट भी गिजाया गया है कि ये उसमें से नहीं है। यानी कि जब कोई भी थ्योरी निकल के आती है ना, उसके पीछे उसके पक्ष के भी लोग होते हैं, विपक्ष के भी होते हैं। जो फेवर के होंगे तो वो तो किसी और थ्योरिस्ट जो किसी और सब्जेक्ट से डील करते होंगे। मान लो कोई एक ऐसा थ्योरिस्ट है जो नेचुरल लॉ में बिलीव कर रहा है, नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में बिलीव कर रहा है, हिस्टोरिकल लॉ में बिलीव कर रहा है, तो वो दोनों को ही प्रेफरेंस देगा। उस मामले में कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये जो नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अगेंस्ट है, कुछ कहते हैं कि ये उसके फेवर में है। तो इस प्रकार से कन्फ्यूजन तो हर जगह राइज रहता ही है। उसके बाद है कि जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस उसके मेन कैरेक्टर क्या है। पहला है कि लॉ इज़ फाउंड, लॉ पाया जाता है, लॉ बनाया नहीं जाता। और सेकंड कि जैसे जैसे लॉ जो है डेवलप होता जाएगा, उसी तरीके से जो पुराने टाइम से आदि मानव के टाइम से जो हमारे समाज में कुछ दिक्कतें चल रही थी, उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की गई। लॉ जो है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी होनी नहीं चाहिए। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ये कहते थे कि लॉ है जो यूनिवर्सली वैलिड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि पूरे संसार पे एक जैसा लॉ लागू नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमारे देश में कुछ अलग नियम है, किसी दूसरे देश में किसी और जैसा नियम है, या आप स्टेट्स की बात ले लीजिए, हर एक स्टेट में अलग कल्चर है। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर लॉ बना के आप हर प्रकार के कल्चर पे लाना चाहोगे तो वो भी नहीं हो सकता। ये भी हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहते थे। ये इसके एक्सपोनेंट्स है मॉन्टेस्क्यू, कार्ल वॉन सेविग्ने, सर हेनरी मेन, ह्यूगो, जॉर्ज फ्रेडरिक पूछता। उसके बाद सर हेनरी मेन जो है उनके हिसाब से जो मॉन्टेस्क्यू है वो जो फर्स्ट जूरिस्ट थे, और उन्होंने ही लीगल सिस्टम को लेके आए थे। जो मॉन्टेस्क्यू है नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में भी एक्सपोनेंट माने जाते हैं। उन्होंने प्रिंसिपल दिया था, जो मॉन्टेस्क्यू थे उन्होंने प्रिंसिपल दिया था हिस्टोरिकल स्कूल का फ्रांस के अंदर। उनके अनुसार इट इज़ इररेलेवेंट टू डिस्कस वेदर, उनके अनुसार ये माना गया कि ये इररेलेवेंट हो जाता है। इररेलेवेंट का मतलब इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, अनइम्पॉर्टेंट है कि इसका कोई मतलब नहीं है कि जो लॉ है वो गुड है या बैड है, क्योंकि लॉ जो भी है वो सोशल, पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग बनता है। ही स्टडीड द लॉज ऑफ वेरियस सोसाइटी, उन्होंने कई सोसाइटी के लोगों को स्टडी किया और इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि लॉ जो है वो क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट है। यानी कि जो वातावरण चेंज हो रहा है, हमारे आसपास का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लोकल सिचुएशन है, जो आसपास की जो दशाएं हैं या कोई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उन्हीं के बेस पर जो है लॉ बनाया जाता है। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को वैसे बाद में एक्सप्लेन तो नहीं किया। हाउएवर दिस पार्टिकुलर आइडिया ऑफ लॉ आंसरिंग द नीड्स, हालांकि जो उनका ये आइडिया है ये धीरे धीरे काफ़ी इंप्रूवमेंट होता गया। उन्हीं के इम्प्रूवमेंट के साथ साथ जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है उसका भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, और जो कुछ आइडियाज़ थे, पुराने जो विचार थे और जो पुरानी कुछ थ्योरीज थी, जो पुरानी कुछ थ्योरी का मतलब कि कुछ ऐसी डिस्कशन है, कुछ ऐसे निष्कर्ष निकल के आए हुए थे, उन्हें थ्योरीज बोला जाता है। तो पुरानी जो थ्योरीज थी उन्होंने इसमें अहम रोल निभाया। और कह रहे हैं कि जो मॉन्टेस्क्यू है वो चेंजिंग नीड की बात करते थे। उनका हमेशा यही विचार था कि जो नीड्स होती हैं सोसाइटी में, जो बदलाव आते रहते हैं, उसी की बेस पर जो है लॉ बनने चाहिए। तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है इस प्रकार की थ्योरी पे बिलीव करते थे। हालांकि जो मॉन्टेस्क्यू है तो हिस्टोरिकल और नेचुरल दोनों ही प्रकार के स्कूल्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया है, तो इस प्रकार से इनका थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से। बट इनका मेन यही बात थी कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस दोनों सेम ही चीज़ें बताते रहते हैं, तो इन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सॉरी। ही सजेस्टेड दैट द लॉ शुड आंसर द नीड्स ऑफ द प्लेस। वो ये कहते थे कि जो लॉ है वो जो सी सोसाइटी है, जैसा प्लेस है, जैसा माहौल है, उसी माहौल के हिसाब से आंसर देना चाहिए। मेरे थोड़े से गले में इशू चल रहा है, तो बीच बीच में से कुछ आवाज़ रुक के आपको आएगी, तो आप थोड़ा सा उस प्रॉब्लम को समझिए, क्योंकि मुझे बीच में जो है जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो मुझे क्या है कि जब लगातार हम बोलते हैं तो हमारा जो थ्रोट है वो सूख जाता है,
तो मुझे बीच में गर्म पानी पीना पड़ रहा है, तो पानी पीने के लिए मुझे थोड़ा सा स्टॉप भी करना पड़ जाता है, तो आप थोड़ा सा उसे इग्नोर कर दीजिए। उन्होंने ये सुझाव दिया कि जैसे समाज में जैसे नीड्स आएंगी उन्हीं नीड्स के अकॉर्डिंग जो है लॉ बनना चाहिए। उनकी सबसे जो मोस्ट फेमस जो बुक है वो है द स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर उन्होंने लॉ के अलग अलग जो थिंकिंग है उनका वर्णन किया हुआ है। इस बुक में उन्होंने बिलीफ, जो पॉलिटिकल एनलाइटमेंट आइडिया, जैसे सरकार कैसे चलती है, राजनीति कैसे विचारधाराएँ होती हैं, उन्हीं के हिसाब से अपने विचारों को रखे हैं और ये बताया है कि जैसे जैसे सोसाइटी में लोगों की नीड्स बदलती रहेंगी उसी प्रकार से लॉ भी बदलता रहना चाहिए। कार्ल वॉन सेविग्ने जो है वो क्या है, एक जर्मन जूरिस्ट है और मॉन्टेस्क्यू एक फ्रांस के हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस आ गया कि कार्ल वॉन सेविग्ने जो है जर्मन से हैं और वो फ्रांस से हैं। कार्ल वॉन सेविग्ने जो ये मानते थे कि जो लॉ है वो किसी प्रकार के लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया जाएगा, किसी प्रकार की पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, किसी प्रकार की अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन वो किसी कस्टम पर डिपेंड होना चाहिए, सोसाइटी पर डिपेंड होना चाहिए। इन्हें जो है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का फाउंडर माना जाता है। ही एम्फेसाइज दैट, वो इस बात पर दबाव देते हैं कि मडल्ड एंड आउटमोड नेचर ऑफ ए लीगल सिस्टम। मडल्ड एंड आउटमोड नेचर का मतलब है कि बदलाव लाना। लीगल सिस्टम में बार बार जो बदलाव आना चाहिए वॉज यूजली ड्यू टू द फेलियर टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन। जो बार बार बदलाव तो ये ले आते हैं, लेकिन वो बदलाव क्या है, एक प्रकार से हिस्ट्री को ना समझने की वजह से, हिस्ट्री से अब तक जो विकास हुआ है लोगों को उसको नहीं समझा जाता, उसी के बेस पर जो ये बदलाव है वो फेल हो जाते हैं। उनका कहने का मतलब है कि जब हम कोई लॉ बनाना चाह रहे हैं या उसमें कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं तो हमें हमारे कस्टम्स और किस कस्टम्स के थ्रू हमारा जो आज लॉ का डेवलपमेंट हुआ है, किस प्रकार से हम आज विकसित होकर आए हैं, एवोल्यूशन का मतलब है कैसे हमारी विचारधाराएं बदलती रही हैं, उन सभी को ध्यान में रखते किसी प्रकार का बदलाव करना चाहिए। कह रहा है कि जो कोर है, कोर का मतलब मेन जो सारांश है किसी भी थीसिस का मतलब रिसर्च, किसी भी रिसर्च के लिए किसी प्रकार का जो सारांश है वो सारा का सारा उन्होंने डिस्कस किया है एक ऐसे में, वोकेशन ऑफ ओवर टाइम्स फॉर लेजिस्लेशन एंड जूरिस्प्रूडेंस। ये आप माइंड में रखना, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ही ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ लॉ एज एवोल्यूशनरी मच बिफोर डार्विन गेव हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज। उन्होंने ये कहा कि जो लॉ का डेवलपमेंट है एवोल्यूशनरी का मतलब है कि स्टार्टिंग में लॉ कुछ था, फिर कुछ बदलाव आया, फिर कुछ बदलाव आया। ये जो बदलती प्रक्रिया होती है इसे एवोल्यूशन बोला जाता है। तो इसी प्रकार से एक एवोल्यूशनरी था। और जो डार्विन ने सिद्धांत दी थी बायोलॉजिकल साइंस में, हमारा लिंक बायोलॉजिकल साइंस से नहीं है, लेकिन डार्विन जो है जिस टाइम जो ये सेविग्ने उन्होंने ये अपनी थ्योरी पेश की, उसी टाइम डार्विन ने जो है बायोलॉजिकल जो साइंस है उसकी थ्योरी को, उसके अंदर अपनी जो थ्योरी है एवोल्यूशन की उसको पेश किया, वर्णन किया। सेविग्ने इस बात में बिलीव करते थे कि लॉ कैन नॉट बी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड। लॉ को कभी भी बाहर से नहीं लाया जा सकता, क्योंकि जो मेन सोर्स है लॉ का वो लोगों की सोच पर होना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, लोगों के किस प्रकार का लॉ जो है लोगों को बेनिफिट्स देगा, उस प्रकार के लॉ पर सब कुछ आधारित होना चाहिए। अगर हम बाहर से कोई लॉ उठा के ले आएंगे तो वो लॉ हमारे देश की नीड्स, हमारे जो देश है, कंट्री है, उसकी नीड्स को कैसे समझ पाएगा, हमारे देश के लोगों की नीड्स को कैसे समझ पाएगा। तो इस तरीके से बाहर से उठाया हुआ लॉ हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो मोस्टली बाहर से बोरोड ही है। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट द लॉ ऑफ द स्टेट ग्रोज। उनका ये विचार था कि जो स्टेट का लॉ है वो विकसित होता रहता है, और जैसे जैसे स्टेट का लॉ, किसी देश का, स्टेट का मतलब यहाँ देश, इंटरनेशनल लेवल पर जब हम किसी कंट्री को काउंट करते हैं तो स्टेट माना जाता है। तो कह रहे हैं कि जो स्टेट है, जो देश है, वो अगर मान लो अपनी नेशनलिटी के बेस पर, अपनी राष्ट्रीयता के बेस पर अपने आप को मजबूत करता है, तभी वो देश जो है वो ग्रो कर सकता है। लॉ डाइज और फेड अवे। डाइज का मतलब मर जाना, ख़त्म हो जाना। कानून कब ख़त्म होता है, फेड अवे मतलब धुंधला कम पड़ जाता है, जब उस देश की राष्ट्रीयता ही खतरे में आ जाती है। तो सर जो ये सेविग्ने हैं, कार्ल वॉन सेविग्ने, इनका सीधा मकसद यही बात थी कि जब देश में आप राष्ट्रीयता को बनाए रखोगे, देश में आप एकता और अखंडता को बनाए रखोगे, देश में आप सब कुछ सेटल करके रखोगे, तो उसी बेस पे जो है हमारे देश की जो सेटलमेंट है उसी के बेस पर, इस सेटलमेंट के आधार पर ही हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। और जो राष्ट्रीयता है वो इसी सेटलमेंट के आधार पर ही निर्भर रह सकती है, और लॉ भी इसी सेटलमेंट पर रह सकता है। कहने का मतलब है कि जब हम अपने देश को मजबूत बना लेंगे तो वहाँ का लॉ भी ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। किसी भी देश का कानून कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसको पूरी तरह से लागू नहीं करवाया जाएगा वो मजबूत नहीं रहता, वो ख़त्म हो जाता है। और किसी भी देश का कानून चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, कितना भी बेकार क्यों ना हो, कितना भी आप कह लो कि स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट जिसमें नहीं हो, स्ट्रिंजेंट एक्शन ना लिए जा रहे हो, लेकिन अगर उसको ढंग से एग्जीक्यूट करवाया जाता है तो वो जो लॉ है, वो जो कानून है बहुत अच्छा माना जाता है।
थ्योरी ऑफ वोक्सगिस्ट, जो ये सेविग्ने उन्होंने वोक्सगिस्ट की थ्योरी दी है, इस थ्योरी का के अंदर कुछ पॉइंट्स है, उसको हम जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इसका मतलब था कि जो लॉ है उसको बनाया जा सकता है, उसको परिवर्तन भी किया जा सकता है, आर्बिट्रेरी नहीं किया जाएगा। लिखा हुआ है नोट का मतलब आर्बिट्रेरी नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं कि अपने मनमाने से जो है लॉ में बदलाव किया जा सके। द कंटेंट ऑफ लॉ आर एसेंशियली डिटरमाइंड बाय द होल पास्ट ऑफ पीपल। जो लॉ के कंटेंट्स है, लॉ के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि पहले के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही थी, पहले के लोगों पर वो किस प्रकार से लागू किया गया था और किस प्रकार से एक अच्छा लॉ बनाकर अब मौजूदा समय में लोगों पर लागू करवाया जा सकता है। कि जब भी आप लॉ में किसी प्रकार का बदलाव करते हो तो आप पहले की दशाओं को, और मॉर्निंग का मतलब है अर्ली मॉर्निंग में जैसे हम उठते हैं उसी प्रकार हम जो अपना दिन तय करते हैं, लेकिन हम कल के हिसाब से आज का भी अपना मेंटेन करते हैं। कल हमने कहाँ तक पढ़ाई करी और आज हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। उसी तरीके से लॉ में जब कंटेंट्स आप चेंज करोगे तो उस टाइम भी आपको सोचना पड़ेगा कि कल हमारे देश में क्या लॉ चल रहा था और उसमें आप कितना बदलाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम पूरा का पूरा लॉ ही बदल देंगे। कई बार क्या होता है हम पूरा लॉ बदल देते हैं तो वो भी हमारे लिए एक खतरे की बात बन जाता है, क्योंकि पूरा लॉ एक साथ नहीं बदला जा सकता, उसे टुकड़ों में ही बदला जा सकता है। अब बात आ रही है कि लॉ ऑफ नेशन, किसी देश का लॉ, उनके अकॉर्डिंग ये है कि वो किसी भी कमांड का मतलब किसी देश का जो मुखिया होता है उसकी कमांड पर निर्भर नहीं करेगा, विल पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि जो इंस्टिंक्टिव सेंस है, इंस्टिंक्टिव सेंस का मतलब है मनुष्य की जो सोचने की क्षमता है, जो धारणाएं है उस पर डिपेंड करेगा। हर एक कम्युनिटी, हर एक समुदाय में जिस प्रकार की धारणा बन जाएगी उसी धारणा के बेस पे लॉ में बदलाव किया जा सकता है। उनके अकॉर्डिंग जो इंटरनल साइलेंटली ऑपरेटिंग फोर्स है, इंटरनल का मतलब है कि कोई भी सोवरेन होता है उसके आंतरिक तौर पर जो कुछ फैसिलिटीज़ हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है अगर वो प्रोडक्ट तैयार करता है लॉ का तो वो जो है कामयाब हो सकता है। कहने का मतलब है इंटरनली का मतलब है हर एक एस्पेक्ट को देखना। हर एक एस्पेक्ट को यहाँ देखने का मतलब ये है कि जब आप इंटरनली कोई वर्क कर रहे हो, साइलेंटली ऑपरेट का मतलब है, मान लो एक जैसे पुराने टाइम में ये होता था कि राजा महाराजा अपने गुप्तचर रखते थे कि गुप्तचर जो है गुप्तचर जो है देश में जाकर, अपने राज्य में जाकर ये देखता था कि क्या लोगों में संतुष्टि है या नहीं है, क्या वो राजा के प्रति व्यवहार करते हैं, क्या उनके मन में थिंकिंग है, उसका पता लगाने के लिए वो अपने गुप्तचरों को भेजते थे। लेकिन कई बार राजा खुद भी इंटरनली तौर पर अपने राज्य में, देश में जाकर वहाँ के सारे माहौल को चेक करते थे, सारा मुआयना करते थे, एक तरीके से रिसर्च करते थे, उसी रिसर्च के बेस पर एक्शन लेते थे। तो सेविग्ने भी यही बात कहता है कि जब आप लॉ बना रहे हो उसको इंटरनली साइलेंटली मतलब चुपचाप आप सारी अपनी फोर्सेज हैं, सारी अपनी ताकतें हैं, उसके बेस पर चुपचाप जाकर आप ये डिसाइड देखें कि क्या देश के लोग चाह रहे हैं, क्या किस प्रकार का लॉ वहाँ होना चाहिए। कह रहा है कि लॉ एज सच इज़ फाउंड नॉट मेड। ये बात तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की करैक्टरिस्टिक में हम देख चुके हैं कि लॉ जो है वो फाउंड नहीं किया जा सकता, लॉ फाउंड होता है, बनाया नहीं जा सकता। फाउंड का मतलब है कि सोसाइटी में जैसे बदलाव आते रहेंगे लॉ भी अपना रंग शेप उसी प्रकार से ले लेगा। इट इज़ टू फाउंड इन पॉपुलर फैथ, कॉमन कन्विक्शन, कस्टम, ट्रेड्स, हैबिट्स, ट्रेडिशन। कहता है कि जो लॉ होता है वो इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। फेथ, किसी व्यक्ति का विश्वास क्या है, जैसे सेकुलरिज्म की हमारे देश में बात होती है तो हर एक व्यक्ति को अपने जो धर्म है उसको चुनने का अधिकार है। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को उस पर किस में विश्वास है, किस धर्म में, किस परंपरा में, किस नीतियों में, उन्हीं सभी के ऊपर डिपेंडेंट होकर जो है लॉ को बनाया जाना चाहिए। यही है थ्योरी ऑफ वोक्सगिस्ट। कह रहा है भी किसी लैंग्वेज की तरह, किसी भी मैनर, किसी भी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशन है, किसी भी देश का जो संविधान है, ऑल लॉ इज एक्सक्लूसिवली डिटरमाइंड बाय द नेशंस पेक्युलर कैरेक्टर। पेक्युलर कैरेक्टर का मतलब है देश के जो लोग हैं उनके चरित्र को निर्धारण करके, चरित्र के आधार पर ही किसी प्रकार के लॉ का डिटरमाइन किया जा सकता है। यही लोगों की स्पिरिट ऑफ द पीपल है, लोगों की जो भावनाएं हैं यही है। लोगों की भावनाओं को ध्यान में देखकर जब लॉ बनाया जाएगा उसे आप कह सकते हो वोक्सगिस्ट की थ्योरी है। लॉ कैन नॉट बी यूनिवर्सल, ना लॉ यूनिवर्सल हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर जगह एक जैसा लॉ थोपा जा सके, और ना ही जनरल बन सकता। किसी स्टेट में वो स्पेसिफिक लॉ होगा, किसी भी कहीं पर जो है उनका खुद का बेसिक लॉ होगा, कुछ अलग पर्सनल लॉ होगा। कह रहा है कि किसी भी देश का जो लॉ है वो उसकी लैंग्वेज की तरह, जैसे हमारे देश के अंदर, भारत देश में क्या है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोली, अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पान है, उसी प्रकार से कहा है कि जो लॉ ऑफ नेशन है वो किसी भी देश की
लैंग्वेज मैनर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कि कहने का मतलब है कि हर एक स्टेट में जहाँ जिस प्रकार की बोली है, वेशभूषा है, उनका माहौल है, उसी प्रकार से आप वहाँ पर लॉ को प्रिवेल करवा सकते हो। कि लॉ ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति को स्ट्रेंथ दे, व्यक्ति को ताकत दे, व्यक्ति का ग्रोथ कर सके, विकास कर सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ देश है जो अपने अंदर ही सारा कुछ विकास करना चाह रहा हो लेकिन आम पब्लिक की कोई सोच नहीं रहा। जैसे मौजूदा समय में हमारे देश में यही हालात होते जा रहे हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं। आगे देखा जाए कि क्या कुछ होगा, हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इंसान ही कुछ कह पाता तो वो 2020 का जो कोरोना का इशू आया उससे पहले ही वो समझ जाता और उसे पता चल जाता। लेकिन वो भगवान नहीं है, वो प्रकृति नहीं है, तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते क्या है। लेकिन अगर कोई देश अपने व्यक्तिगत चीज़ों को सोचता है, देश का मतलब है वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो अथॉरिटी, अगर वो खुद के बारे में सोचेगी तो वो आम पब्लिक के बारे में नहीं सोच पाई। लेकिन लॉ ऐसा होना चाहिए जो पब्लिकली हर एक व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए और हर एक व्यक्ति के विचारों को उसमें समझा जाना चाहिए। सेविग ने ये बात कही कि जो कस्टमरी लॉ है वो लेजिस्लेशन से ऊपर है। ये तो हम कई बार देखते हैं हमारे देश में क्या है, कई बार कोई जो पर्सनल होता है उसके रिगार्डिंग जब कोई इश्यू अराइज होता है, कोर्ट में मैटर जाता है, तो कोर्ट वहाँ क्या करती है, जो लेजिस्लेशन होता है उसको कई बार इग्नोर कर देती है, उसको साइड में रख देती है। और किस प्रकार के कस्टम चले जा रहे हैं, किस प्रकार से परंपराएं चली आ रही है, कई बार वो परंपराएं जो है उन कानूनों पर हावी हो जाती है। तो यही बात सेविग्नी कहता है। और सेविग्नी ने जो जूरिस्ट होने के नाते लेजिस्लेचर को जो है कहता है कि जो जूरिस्ट है मोर इम्पोर्टेंस उस जूरिस्ट को होनी चाहिए जिसको लॉ की नॉलेज है, न कि उस लेजिस्लेचर को जिसने वो लॉ बनाया है। क्या पता वो लॉ जो है नेशनल स्पिरिट थी या नहीं थी। वोक्स गिस्ट का मतलब है नेशनल स्पिरिट, यानी कि जनता के द्वारा जो राय लेकर लॉ बनाया जाता है, क्या वो थ्योरी अप्लीकेबल हुई भी थी या नहीं हुई थी। सेविग्नी इस बात पर बिलीव करते थे कि जो लॉ की कंटिन्यूटी, यानी कि लॉ आज बन गया, उस लॉ को लगातार कंटिन्यू करने के लिए हमें पास्ट में कैसे सिस्टम था उसको भी लेके चलना पड़ेगा, प्रेजेंट टाइम में हम उसको कैसे प्रिवेल करवा रहे हैं उसे भी लेके चलना पड़ेगा, और फ्यूचर टाइम में हम लोगों को किस तरीके से देखते हैं, क्या प्रिवेल करवाते हैं, किस तरीके से नहीं करवाते, वो सारा कुछ हमें देख के चलना पड़ेगा। ही व्यूड लॉ एज ए पार्ट ऑफ सोशल प्रोसेस। वो ये मानते थे कि जो लॉ है वो एक सामाजिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है और सामाजिक विकास का, जो क्या करता है कि साइलेंट है। साइलेंट का मतलब है कि जब तक फ्रॉम साइलेंट फोर्सेस का मतलब जिन चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता, आइडिया नहीं। साइलेंट फोर्सेस का मतलब है हमें ये नहीं पता कि आज लॉ बन जाएगा तो कल की तारीख में उसका क्या रिजल्ट रहेगा, क्योंकि कल के बारे में हम साइलेंट हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो साइलेंट फोर्सेस है वो डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं होगी, और ना ही हम आर्बिट्रेरी तरीके से, और हम सोचे समझे, कंसियस का मतलब है सोचे समझे, जो इंटेंशन है क्षमता से ही जो है कस्टमरी लॉ की क्षमता के तहत ही उसको ऑपरेट करेंगे, उसको संभाल के चलेंगे। कह रहा है कि फ्राइडमैन ने फिर जो सेविग्नी की थ्योरी है, जो इतनी डिटेल में थ्योरी थी, उसको जो फ्राइडमैन है उसको कंक्लूड कर दिया। उनके अकॉर्डिंग जो लॉ है वो एक लैंग्वेज की तरह है जो अपने आप ही ग्रो करता है, अपने आप ही विकास करता है। लॉ कैन नॉट बी यूनिवर्सल वैलिडिटी। लॉ को हम पूरे विश्व में एक साथ वैलिडली नहीं लगा सकते। वो कुछ प्रिंसिपल के बेस पर, कुछ अटर्नल जो कभी ना ख़त्म होने वाले प्रिंसिपल है, उनके बेस पर ही हम लॉ को लागू कर सकते हैं। लॉ इज सूजनरिस। सूजनरिस का मतलब है अपने खुद की काइंड और क्लास में। कहने का मतलब वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जाति, धर्म, बोली है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या है, सूजनरिस है। हर एक प्रकार की क्लास है, हर एक प्रकार का वर्ग, हर एक प्रकार का धर्म है। तो कहता है लॉ तो उस प्रकार का है। सेविग्नी ने ये तर्क दिया कि जो लॉ है वो एक लैंग्वेज की तरह है और अपना करैक्टर खुद बना लेता है। धीरे धीरे जैसे लैंग्वेज विकसित होती जाती है उसी तरीके लॉ भी अपने एरिया में विकसित होता जाता है। लॉ इज़ फाउंड और डिस्कवर्ड नॉट मेड। कहते हैं लॉ तो अपने आप ही पाया जाता है, उसको हम तैयार नहीं कर सकते। नॉर्मली अगर हम हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को लेके चलें, और जो सेविग्नी की थ्योरी है जो भी कुछ हद तक सही है कि जैसे सोसाइटी होगी उसी प्रकार से तो हम लॉ बनाएंगे। ऐसा तो नहीं कि लॉ को हम पहले ही ढूंढ लेंगे, पहले ही बना के छोड़ देंगे कि कल को, ऐसा तो नहीं कि आज से 20 साल पहले ही हमने साइबर लॉ से रिलेटेड लॉ बना के छोड़ दिया कि कल को जो है ये कोई इंटरनेट का कोई आएगा सिस्टम तो उसमें हम लॉ पहले ही बना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लॉ को बना के नहीं रखा जाता। जैसे जैसे सोसाइटी की नीड्स होती है लॉ भी उसी प्रकार प्रिवेल करता है, उसी प्रकार से सोसाइटी में रन करता है। लॉ जो है कंसियसनेस का मतलब लोगों की जो चेतना है, लोगों की सोच है। आपने देखा होगा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी या हमारे देश में भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, उसके बाद हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो कंसियसनेस, लोग जब जागरूक हो गए हैं, कस्टम है, रीति रिवाज है, लोगों के जो धर्म है उन्हीं के बेस पर जो है अब लॉ को ढूंढा जा सकता है, बनाया जा सकता है।
ऐसा नहीं कि सेविग्ने की थ्योरी जो पूरी तरह से बेस्ट थ्योरी मानी गई, इसमें कोई ड्रॉबैक्स नहीं थे। कोई भी सिस्टम जब आता है तो उसकी जो कमियां भी होती हैं और उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। तो जो सेविग्ने का व्यू है उसका भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। सबसे पहले चार्ल्स एलन ने क्रिटिसाइज़ ये बात कही कि अगर सेविग्ने ने ये कह दिया कि लॉ को फाउंड किया जाता है और कस्टम के बेस पर होता है, तो वो जो क्रिटिसिज्म है उनके अकॉर्डिंग है कि ऐसा नहीं होता। एलन ने ये बात कही कि जो कस्टम होते हैं वो जो है किसी भी मनुष्य की जो सोच है उसको पछाड़ देते हैं। किसी भी समाज में, हिंदू धर्म में कहते हैं कि अब शादी करोगे तो फेरे लेके करोगे, तो जो एक कस्टम है वो कस्टम जो लोगों की जो जागरूकता है कि कोर्ट मैरिज करवा देते हैं तो उसको जो है पछाड़ देता है। क्योंकि अभी भी जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि कस्टम को ज़्यादा फॉलो करते हैं और आम व्यक्ति की जो जागरूकता है उसको नहीं मानते। अब आजकल क्या है, लव मैरिज का ट्रेंड चला हुआ है। लड़का लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाह रहे हैं। अगर वो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं और अपने रीति रिवाज से शादी करेंगे तो क्या है कि वो नहीं माना जाएगा, कस्टम तैयार ही नहीं होता। लेकिन अगर वो कोर्ट मैरिज करते हैं तो फिर उसके बाद जो हमारे रीति रिवाज है वो ये कहते हैं कि इनको जो है फेरे लेके करना चाहिए, तभी ये शादी मानी जाएगी। तो इस प्रकार से कस्टम जो है कई बार जो है हावी हो जाता है लोगों की चेतनाओं पर, लोगों की जागरूकता पर। बट दे आर द आउटकम ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग ऑफ ए रूलिंग क्लास। वो कह रहा है कि अगर वो पछाड़ भी देते हैं लोगों की जागरूकता को, वो तभी होता है जब कोई रूलिंग क्लास, रूलिंग का मतलब है जो देश पर राज कर रहे थे, कोई ऐसा वर्ग है, उस वर्ग के द्वारा अगर उन्हें पछाड़ा जाता है तब ये माना जाएगा कि वो जो हैं उसके अगेंस्ट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्लेवरी है वो पहले टाइम में काफ़ी सोसाइटी में रिकॉग्नाइज्ड भी थी, उसको मान्यता दी गई थी और प्रिवेल भी कर दी गई थी। लेकिन आज के टाइम में उसको कोई प्रिवेल नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि जो अफ्रीकन कंट्री है वहाँ भी दास प्रथा का सिस्टम चलता है, लेकिन हमारे देश में जो दास प्रथा है, स्लेवरी सिस्टम है, वो ख़त्म हो चुका है और जो IPC के अंदर भी एक क्राइम की फॉर्म में निकल के आ चुका है। फिर प्रोफेसर स्टोन ने क्रिटिसाइज़ किया सेविग्ने की थ्योरी को और ये कहा कि सेविग्ने ने ये तो कह दिया कि कस्टम इम्पोर्टेंट है, बट उन्होंने लेजिस्लेशन की पावर को, लेजिस्लेशन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया कि जो भी सोसाइटी में चेंज होगा उसको प्रिवेल कौन करवाएगा, उसके लिए लॉ कौन लेके आएगा, लॉ लेके आएगा लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर जो है लोगों की चेतना को प्रेफरेंस दे दिया गया, तो लेजिस्लेचर की जो वैल्यू है उसको ख़त्म कर दिया गया। कहते हैं कि जब इंडिया में सती प्रथा और विडो रीमैरिज को लाया गया था तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था। और ये चेंज किस वजह से संभव हुआ? लेजिस्लेशन की वजह से, जब कानून पास किए गए। सती जब कोई आदमी मर जाता था तो उसके पीछे उसकी वाइफ को जिंदा जला दिया जाता था, उसे कहते हैं सती। जब उस टाइम में महाराजा राम मोहन राय थे और काफ़ी ऐसे विचारक थे, सुधारक थे, जिन्होंने एक बहुत प्रयास किया कि लोगों में ये जागरूकता लाई जाए, कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल, लोगों में जागरूकता लाई जाए सती के प्रति कि एक गलत चीज़ है। लेकिन क्या लोग माने? नहीं माने। और इसी प्रकार से विधवा हो जाती थी तो उसके बाल काट दिए जाते थे, उसको अलग रखा जाता था, वो बिल्कुल अकेलेपन में, डिप्रेशन की स्थिति में रहती थी। तो क्या लोगों की सोच को बदला गया? तो उस टाइम में जब एक कानून लाया गया, लेजिस्लेशन लाया गया, तो वो लेजिस्लेशन की वजह से जो लोगों के कस्टम रीति रिवाज बने हुए थे उनको फेल कर दिया गया और इस प्रकार से लोगों की जागरूकता का महत्व कम हुआ। तो ये कुछ हद तक जो ये प्रोफेसर स्टोन उन्होंने सही बात कही है कि सेविग्ने ने तो ये बात कह दी कि कस्टम जो है वो प्रिवेल करता है। किस पर प्रिवेल करता है? लेजिस्लेशन पर। क्या वाकई में ही कस्टम लेजिस्लेशन पे प्रिवेल करता है? क्योंकि कई बार क्या है कि अब सती प्रथा वाला विडो रीमैरिज का जो एग्जांपल है उसमें तो क्या है कि लेजिस्लेशन अगर नहीं आया होता तो ये जो एक कुप्रथा थी ये कभी ख़त्म ही नहीं हो पाती। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि लेजिस्लेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो वोक्सकिस्ट इटसेल्फ, और जो वोक्सकिस्ट का मतलब है कि लोगों की ओपिनियन, लोगों की जागरूकता वो खुद में ही अनडिटर्मिनेबल है, कि उसको खुद ही भी उस विचार को डिसाइड नहीं किया गया, वेग है उसकी, खुद ही वो जो है थ्योरी है वो उलझी पड़ी है। सेविग्ने ने फिर नेशनल कैरेक्टर और लॉ के बारे में बताया, जबकि नेशनल कैरेक्टर जो है पूरी तरह से जर्मन लॉ की स्टडी में रिजेक्ट कर दिया गया है और ये कहा गया कि जो नेशनल कैरेक्टर हम लोगों का व्यक्तियों के हिसाब से नहीं चला जा सकता। तो इस तरीके से रोमन लॉ जो है वो भी इस चीज़ को नहीं मानता। कह रहे हैं कि उसके बाद जो है कुछ एक और इसके क्रिटिसिज्म थे, क्रिटिक्स हुए थे, उन्होंने अपने ओपिनियन दिए, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं तो मैंने यहाँ नाम मेंशन नहीं किया। ही लेड एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन द अनकॉन्शियस फोर्स। उन्होंने अनकॉन्शियस, अचेतन जो फोर्स है उनको भी काफ़ी जो है एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको प्रेशराइज किया, उसको आप ये कह सकते हो उसको एडवोकेट किया, उसको एडवोकेट का मतलब है उसकी पैरवी की, विच डिटरमाइन द लॉ ऑफ ए नेशन। और ये माना गया कि जो लॉ ऑफ नेशन है वो जो है इम्पोर्टेंट नहीं है और लेजिस्लेशन को जो है
जानबूझकर किसी गलत एक्ट के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए माना गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक कोई यूनिवर्सल लेजिस्लेशन नहीं होगा, जैसे हमारे देश में आईपीसी सीआरपीसी वो यूनिवर्सल लेजिस्लेशन है, अगर यूनिवर्सल लेजिस्लेशन नहीं होगा तो हर एक देश, हर एक राज्य जो है अपना बचाव करने के लिए, अपने जो राज्य के लोगों को बचाने के लिए ऐसे कोई टिपिकल से लॉ बना देगा, तो क्या वो सभी के लिए बेनिफिशियल होगा? तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन भी जरूरी हो जाती है कई बार किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। इन मॉडर्न डेवलपिंग सोसाइटी, आज के विकसित समाज में, इंडिया जैसे में, जो लेजिस्लेशन है उसको बनाया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, और वो एक सामाजिक बदलाव के लिए, सामाजिक सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है। जैसे कि हमने लेजिस्लेशन की इम्पोर्टेंस को अगर हम अंडर एस्टिमेट कर देते, हम नहीं मानते, तो ये हमारा एक पेसिमिस्टिक व्यू होता है। पेसिमिस्टिक व्यू कि हमारा निराशावादी व्यू है। हमारे देश के जो कानून बनाने वाले हैं हम उनको क्या है, निराशावादी ढांचे में ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से ज्यूरिस्टिक पेसिमिज्म के हिसाब से सेविग्ने को क्रिटिसाइज़ किया गया। तो सेविग्ने की थ्योरी अगर हम देखते हैं कि सेविग्ने की थ्योरी किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारे इंडिया में, इंडियन पर्सपेक्टिव में भी सेविग्ने की थ्योरी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है। जैसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीज़न ऑफ पावर है, वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया, तो उसमें लेजिस्लेशन का कोई रोल नहीं है। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज हैं, फंडामेंटल राइट्स है, ये भी तो जनरल अवेयरनेस और लोगों की कॉन्शियसनेस के ऊपर आया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, सेविग्ने ने ये बात कही थी कि जो है बोरोड लॉ नहीं होता, लेकिन उनकी कुछ थ्योरी के पॉइंट्स है कि अगर जरूरत पड़ जाती है तो लॉ को बोरो किया जा सकता है अपने देश की भलाई के लिए। उस तरीके से ये कुछ बोरोड लॉ है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया से, इमरजेंसी जर्मनी से। कॉमन लॉ इन इंडिया में कॉमन लॉ कौन सा यूज़ हो रहा है, जो आम व्यक्ति की सोच के हिसाब से चलता है, वो है टोर्ट। डेलिब्रेट लेजिस्लेशन मेकिंग, कि जानबूझकर लेजिस्लेशन मेकिंग जो है वो ऐसी करी गई है कि जिनके अंदर कुछ ना कुछ, डेलिब्रेट का मतलब है जानबूझकर, अपनी इच्छा से कुछ ऐसे एक्ट बनाए गए। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को माना गया, सायरा बानो का जो केस है उसके तहत एक जजमेंट आ गया, उसके बाद उस पर लॉ बन गया। सायरा बानो का जजमेंट किससे रिलेटेड है? ट्रिपल तलाक से। आप माइंड में रखना इसे। रिजर्वेशन के रिगार्डिंग भी काफ़ी जो है जजमेंट्स आए, और उसके बाद जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो लॉ की फॉर्म में आ गए। और जुडिशल एक्टिविज्म भी जो है वो सेविग्ने की थ्योरी पर डिपेंड करता है, क्योंकि सेविग्ने ये बात कहते हैं कि बार बार जैसे लॉ फाउंड किया जाएगा, फाउंड का मतलब है कि अगर आप जुडिशल एक्टिविज्म नहीं करोगे तो समाज की जो सोशल चेंजेस है उसको आप कैसे इंप्रूव करोगे, तो वो जुडिशल एक्टिविज्म के थ्रू लॉ को फाउंड किया जाएगा। तो सेविग्ने की जो थ्योरी है उसकी थ्योरी के आगे काफ़ी फॉलोवर है, जैसे हेनरी मेन है, और उसके बाद हेनरी मेन के बाद जो है इसके अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे हेनरी मैन ह्यूगो का। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, वैसे मैंने आपको बता दिया। जॉर्ज फ्रेडरिक पूछता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर इनका डिफरेंसेस जो है एनालिटिकल स्कूल का, ये जो है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, क्योंकि अभी जो लास्ट स्लाइड है वो 29 पेज पर है, और हमने जो करंट डिस्कशन किया है अभी वो किया है 17 और 18 पेज पर। तो आप मान के चलिए कि जब 10 पेज का अगर मैं आज इस लेक्चर में कंप्लीट करवाती हूँ तो हमारा लेक्चर जो है तकरीबन 1 घंटे के आसपास पहुँच जाएगा, या 50 मिनट का तो आराम से आप कहोगे पहुँच जाएगा। और इतना लेंथी लेक्चर ज्यूरिस्प्रूडेंस का हम अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो आप जो है थोड़ा रिवाइज़ कीजिए पिछला, और इंडियन पर्सपेक्टिव में मोटा मोटा समझ लीजिए क्या कुछ है। रिवीजन करोगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये तकरीबन जो स्लाइड्स है उसके थ्रू मैंने करवाया है। और ज्यूरिस्प्रूडेंस तो अगर मैं बोर्ड सेटअप करवा भी देती हूँ उसके बाद भी ज्यूरिस्प्रूडेंस तो मैं ऐसे पीपीटी की फॉर्म में ही करवाऊंगी, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस में थ्योरीज होते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा जब हम यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग जो हम एक और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट क्लियर करेंगे वो भी मैं पीपीटी के थ्रू करवाऊंगी, क्योंकि उसमें भी ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड है, बेयर लैंग्वेज नहीं होती। और बेयर लैंग्वेज इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस बेयर लैंग्वेज को तो समझाना आसान हो जाता है, मैं बोर्ड पे भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बट अगर उसको थ्योरी बेस पे आप समझाएंगे तो हम बोर्ड पे नहीं कर सकते, तो उसको भी मैं पीपीटी की फॉर्म में तैयार करूँगी। आई होप आपको मेरा आज का जो वीडियो है, जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेरा वीडियो जो है पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरे गले के इशू की वजह से अगर आपको थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई है तो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हो और आप चाह रहे हो कि आईपीसी से रिलेटेड वीडियो आपको और भी मिले, और आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड मिलते रहें, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए। जो फर्दर जो भी नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूं। कोरोना का इश्यू भी काफ़ी बढ़ रहा है, तो प्लीज़ आप अपना बचाव कीजिए, क्योंकि बचाव में ही फ़ायदा है। अगर हम बचाव नहीं करेंगे, डॉक्टरों के पास जाएंगे या हमारी फैमिली मेम्बर्स कोई
क्वारंटाइन हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं उनका खास तौर पर आप ध्यान रखिए, बुजुर्गों का ध्यान रखिए, क्योंकि उन्हें क्वारंटाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो जो है मेंटली डिप्रेस भी हो सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।